हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी में। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिमिनरी को मैंने पार्ट फर्स्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमेंसमेंट के बारे में मैं बता देती हूँ। ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को प्रारंभ हुआ था और इसी सेम डेट को एक और एक्ट स्टार्ट हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि ये एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाएगा। इसके साथ ही सेक्शन फर्स्ट के क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये एक्सटेंड है टू द होल ऑफ इंडिया। इसका जो विस्तार है वो होल ऑफ इंडिया का है, संपूर्ण भारत पर है। कहने का मतलब है कि ये एक्ट सभी भारतीयों पर लागू है, चाहे वो कहीं भी चला जाए, चाहे वह भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन वह डोमिसाइल ऑफ इंडिया है तो उस पर ये एक्ट लागू होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है, जिसमें सभी डेफिनेशंस दी गई हैं। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस। इस एक्ट में, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, वो इस सेंस में यूज किए गए हैं अनलेस, जब तक, कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, इंटेंशन अपीयर्स न हो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब हम इस एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज ए को समझते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person signifies करता है to another person से his willingness, अपनी willingness को another person को signifies करता है, संज्ञापित करता है to do और to abstain from doing, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, उस अदर पर्सन की असेंट लेने के लिए जो वो प्रपोजल रखता है, उस अदर पर्सन की असेंट लेने के लिए जो अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को, सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लिए या फिर उसको नहीं करने के लिए, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल, तब कहा जा सकता है कि वो एक प्रपोजल बन गया है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, जिसमें वन पर्सन है जो अपनी विलिंगनेस को अनदर पर्सन के साथ में सिग्निफाइज करता है। इसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, फर्स्ट पार्टी प्रोमिसर एंड सेकंड पार्टी प्रोमिसी। ये कहाँ डिफाइन है? ये सेक्शन 2 के क्लॉज सी में डिफाइन किया गया है कि प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है जो अपना मोबाइल फोन क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, और इसने एक प्रपोजल रखा है दूसरे पर्सन के सामने कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहता हूँ। किस ऑब्जेक्ट से? इस ऑब्जेक्ट से कि वह अपनी इस पर असेंट देगा, अपनी सहमति देगा। तो ये क्या बन जाता है? ये प्रपोजल बन जाता है। अब हम सेक्शन 2 के क्लॉज बी पर आते हैं, जिसमें डिफाइन किया गया है, व्हेन ए पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। जब एक पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया है, सिग्निफाइज हिज एसेंट, अगर वो इस पर अपनी एसेंट देता है, व्हेन ए पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया है और जिसके लिए बनाया है उसने अपनी एसेंट दे दी है, देयर टू, इसके अतिरिक्त, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो इसके अतिरिक्त कहा जा सकता है कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड हो गया है, प्रस्तावना की प्रतिग्रहित हो गई है। एक प्रस्तावना व्हेन ए एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्टेड हो जाती है, प्रतिग्रहित हो जाती है, बिकम ए प्रॉमिस, तब वो एक प्रॉमिस बनता है, एक वचन बनता है। तो समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में, जिसमें वन पर्सन है एंड सेकंड पर्सन है, 2 पार्टीज हमने दी थी, जो 2A में हमने अच्छे से समझा था कि प्रपोजल क्या होता है। फर्स्ट पर्सन ने अपना प्रपोजल रखा कि मैं आपको मोबाइल फोन सेल करना चाहता हूँ, किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्ट से, कि सामने वाला जो पर्सन है वह अपनी इस पर एसेंट दे। और जब ये एसेंट दे देता है सामने वाला पर्सन,
जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है हाँ कि मैं ये फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, तब वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है कि वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो खरीदना चाहता हूँ। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि प्रॉमिस क्या होता है। अब हम सेक्शन 2 के क्लॉज सी पर डिस्कस करेंगे, जिसमें डिफाइन किया गया है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, कि वह पर्सन जिसके द्वारा प्रपोजल बनाया गया है वो प्रॉमिसर कहलाता है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसिंग, और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता और प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि फर्स्ट पार्टी जो प्रपोजल रख रहा है वो प्रॉमिसर कहलाता है, एंड सेकंड पार्टी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी कहलाता है। कहने का मतलब जो इस एग्जाम्पल में फ़ोन बेच रहा है वो प्रॉमिसर कहलाएगा, और जो खरीदने वाला है फ़ोन को वो प्रॉमिसी कहलाएगा। अब हम सेक्शन 2 के क्लॉज डी पर डिस्कस करते हैं। व्हेन, जब एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, यानी प्रॉमिसर की इच्छा पर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, या तो कुछ कर चुका है या नहीं कर चुका है या विरत है, और प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस करता है, वचन करता है कुछ करने का, नहीं करने का, समथिंग सच एक्ट, तो ऐसे एक्ट, और एब्सटिनेंस ऐसे नहीं करने वाले कार्य, और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस के लिए क्या कहलाएंगे, कंसिडरेशन कहलाते हैं या वचन कहलाते हैं। इजी वे में हम समझ सकते हैं इसको कि प्रॉमिसर द्वारा जो भी प्रपोजल रखा गया है, अपनी इच्छाएं रखी गई है, डिज़ायर रखे गए हैं, जिस पर दूसरे पर्सन या फिर प्रॉमिसी कोई भी कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, प्रविरत कर रहते हैं, तो वो जो कार्य है, तो वो जो एक्ट है, कार्य है, प्रॉमिस है, ये सब क्या है, कंसिडरेशन कहलाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आपसे किसी ने कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, आप मुझे ये मोबाइल फ़ोन दे दो या फिर ये लैपटॉप दे दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आ रहे हैं, 5,000 रुपये आ रहे हैं, और उसके पास क्या जा रहा है, लैपटॉप जा रहा है। तो उसने क्या रखा, आपसे प्रपोजल रखा कि मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझे लैपटॉप दे दो या फिर अपना मोबाइल, कोई भी समथिंग, कोई भी चीज़ आप दे रहे हो उसे, तो उसके लिए क्या है, वो प्रतिफल है। तो आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे और उसको लैपटॉप मिल जाएगा। तो वो प्रॉमिस जिसमें क्या हो, कंसिडरेशन ऐड हो, प्रतिफल ऐड हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है। सो इस क्लोज में यही एक्सप्लेन किया गया है कि कंसिडरेशन क्या होता है। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम इस सेक्शन के क्लॉज ई पर डिस्कस करते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक स्वर्ग, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, प्रतिफल हो, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, इज एन एग्रीमेंट, तो वह करार है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। इसका यह अर्थ है कि प्रोमिस में जब कंसिडरेशन ऐड किया जाएगा तभी वह एक एग्रीमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर सेल कर रहे हैं, समथिंग 6 लाख में। आपने प्रपोजल रखा कि मैं अपना घर 6 लाख में सेल कर रहा हूँ, और जिसको आप घर बेच रहे हैं उसको आपका घर मिल जाएगा और आपके पास में 6 लाख रुपए आ जाएंगे। इसलिए जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया जाता है तब वह एक करार बनता है। इसके क्लॉज एफ पर बात करते हैं। प्रोमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन, वे वचन जो प्रतिफल हैं, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए प्रतिफल का भाग हैं, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो वह रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाते हैं, व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं। अब इसके क्लॉज जी पर हम डिस्कस करते हैं। एन एग्रीमेंट, वह करार, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय न हो, इज सेड टू बी वॉइड, तो वह शून्य कहलाता है। वे करार जिन्हें लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता वॉइड हो जाते हैं। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज लीगल बाइंडिंग नहीं है या तो पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, तो वह एग्रीमेंट शून्य होता है, वॉइड हो जाता है।
और वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, आपने माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया कि माइनर आपको अपनी बाइक 5,000 रुपये में सेल करेगा, और आप उसे 5,000 रुपये भी दे देते हैं और वह आपको बाइक भी नहीं देता है। इस स्थिति में आप उसके लिए फाइल सूट नहीं कर सकते, बिकॉज वो माइनर है, नाबालिग है। इसके लिए कोर्ट कोई रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट, वह करार इनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा परिवर्तनीय है, इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, संविदा है। ऐसे कौन से करार हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं? जैसे एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। ये सब सेक्शन 10 में दिए गए हैं। जब वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तब अच्छे से हम इन पर डिस्कस करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं इसके। जैसे ए अपनी कार 3 लाख रुपए में देने के लिए एग्री, और बी जो है 3 लाख रुपए की कार लेने के लिए भी एग्री। और मान लीजिए बी ने 3 लाख रुपए पहले ही पे कर दिए ए को, और ए ने फिर क्या कर दिया, कार देने से इनकार कर दिया। तो इस सिचुएशन में बी जो है ए के अगेंस्ट फाइल सूट कर सकता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हम इस पूरी प्रोसेस को एक बार चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। यदि प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया जाता है 2D के अकॉर्डिंग, तो वह एग्रीमेंट बनता है। और विदाउट कंसिडरेशन, जहाँ पर कंसिडरेशन ऐड नहीं होता है, वो प्रॉमिस वहीं एंड हो जाता है। जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड किया जाता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो वॉइड हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एन एग्रीमेंट वह करार विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, और पक्षकारों के एक या अधिक विकल्प पर दे टू, इसके अतिरिक्त, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, लेकिन अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वह शून्य करने सुविधा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी भी अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन, को डरा धमकाकर किसी भी एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवाया, तो उस सिचुएशन में जिस पक्ष को मजबूर किया गया था वह कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है जब तक मजबूर व्यक्ति द्वारा उसे शून्य न कर दिया जाए। यहाँ अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है, बिकम्स वॉइड, तब शून्य हो जाती है। इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, तब इसे सीज कर देना चाहिए। अब हम सेक्शन 3 पे डिस्कस करेंगे, जहाँ से अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 3 में क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्तावनाओं की सूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण, प्रस्तावनाओं का प्रतिसंहन। ये कैसे हो सकता है? बाय एनी एक्ट और ओमिशन, ये किसी कार्य या लोक द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? पार्टीज के द्वारा। तो ये जो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, ये बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टीज हो सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 4 की, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, सूचना कब संपूर्ण हो जाती है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन द whom इज इट मेड। तो ये जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, प्रस्तावना की सूचना है, ये कब कंप्लीट हो जाती है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इट इज मेड, जिसके लिए बनाई गई है, जिसके लिए प्रपोजल रखा गया है, अगर उसको उस पर्सन के ये नॉलेज में आ जाए, कम्स टू द नॉलेज, अगर उसके ये नॉलेज में आ जाए तब माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। जैसे कोई बात मैंने आपके सामने रखी या सूचना, या मैंने प्रपोजल आपके सामने रखा, अगर आपने वो देख लिया है या सुन लिया है और आपके माइंड में भी आ जाए, मतलब आपकी समझ में भी आ जाए, तब मान लिया जाएगा कि प्रपोजल की कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको एक मैसेज भेजा और वो मैसेज अगर आप सीन कर लेते हो, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है और आप उसको देख भी लेते हो, तब वो माना जाता है कि आपकी जो सामने वाले का जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया, कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। इसका मतलब जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो गया जब आप इसको सीन कर लेते हो। उस मैसेज को अगर आप सीन कर लेते हो तो तब कहा जा सकता है कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposal when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। और प्रपोजल की तरफ से तब पूर्ण होगी जब वह एक्सेप्टर की पावर
से बाहर हो जाए। एंड नेक्स्ट है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। और एक एक्सेप्टर की तरफ से तब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ ए रिवोकेशन इज कंप्लीट। कि जो कम्युनिकेशन का जो रिवोकेशन है वो कब कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन का जो रिवोकेशन है वो कब कंप्लीट माना जाता है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु इज मेक इट, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो इसे बनाता है, व्हेन इट इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। और जब इसे उस व्यक्ति के पास ट्रांसमिशन के क्रम में डाल दिया जाता है तो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, ताकि इसे बनाने वाले व्यक्ति की शक्ति से बाहर कर दिया जाए। मतलब जिसने इसको बनाया है उस व्यक्ति से उसको बाहर कर दिया जाए, उसकी शक्ति से, उसकी पावर से बाहर कर दिया जाए। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके लिए इसे बनाया गया है, जिसने बनाया है उसकी पावर से बाहर चला जाए और उसके विरुद्ध जिसके लिए इसे बनाया गया है। व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब यह उसके ज्ञान में आता है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे अपन डिस्कस करते हैं सेक्शन 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्तावनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंधान। ए प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards। कि प्रपोजल कब रिवोक किया जा सकता है, जैसे आपने प्रपोजल भेजा उसको एक्सेप्ट होने से पहले रिवोक किया जा सकता है, उसके बाद में उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, और जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कब कर सकते हैं, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नो आफ्टरवर्ड्स। और एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है, एक्सेप्टेंस होने से पहले उसे रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस होने से पहले उसे क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। यदि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है अगेंस्ट एक्सेप्टर, यदि एक्सेप्टर के अगेंस्ट क्या हो जाती है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है, उसके द्वारा कंप्लीट कर दी जाती है, आफ्टरवर्ड्स उसे रिवोक नहीं किया जा सकता, उसके बाद में उसे रिवोक नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 6, रिवोकेशन हाउ मेड, प्रतिसंधान कैसे किया जाता है। ए प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है जब नोटिस ऑफ रिवोकेशन या फिर बाय द प्रपोजर द्वारा रिवोक का नोटिस भेजकर, अदर पार्टी को रिवोक का नोटिस भेजकर उसे क्या किया जा सकता है, रिवोक्ड किया जा सकता है। जिसने प्रपोजल रखा है अगर वो सामने वाले पार्टी को, अदर पार्टी को नोटिस भेज दे रिवोकेशन का, तो उसे रिवोक किया जा सकता है। एंड सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने एक प्रपोजल रखा और उसमें मैंने उसको एक्सेप्ट करने का 20 दिन का टाइम दिया है, अगर आप उससे पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर वो टाइम चला गया है, लैप्स ऑफ टाइम हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इसे रिवोक किया जा सकता है। एंड इसके सेक्शन 6 के 3 पॉइंट पे आते हैं। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, यदि जो प्रपोजल की जो कंडीशन रखी गई है, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, अगर एक्सेप्टर उसमें फेलर हो जाता है या फिर उसको फुलफिल नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में भी जो प्रपोजल है रिवोक्ड किया जा सकता है, प्रपोजल का रिवोकेशन किया जा सकता है। एंड फोर्थ है डेथ और इंसैनिटी, यानी किसी घटना से डेथ हो जाए, किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाए, प्रपोजर की, जिसने प्रपोजल रखा है उसकी ही डेथ हो जाए, तो वो जो प्रपोजल है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, उसका रिवोकेशन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, कि जो एक्सेप्टेंस है मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रपोजल है वो कन्वर्ट हो सके प्रॉमिस में। अगर उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अगर आप अपने प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू ए प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, अगर आप अपने प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी आत्यंतिक होना चाहिए। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, यानी अविशेषित होना चाहिए। ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट माना जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन,
शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रपोजल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस में भी 2 पॉइंट हैं, कैसे आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। बाय रिसीविंग कंसिडरेशन, प्रतिफल प्राप्त करके भी कर सकते हैं, या फिर बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, आप शर्तों को मानकर भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अब लास्ट सेक्शन है अपना प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, वचन अभिव्यक्त और विवक्षित। प्रोमिसेस वचन जो आपके होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस कैसे हो सकते हैं? बाय रिटन और स्पोकन वर्ड्स, या तो आप बोलकर कर सकते हैं या लिखकर। अब इम्प्लीड वे में कैसे हो सकते हैं? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो 2 तरीके से प्रॉमिस हो सकता है। सो गाइज, आई होप आप बहुत अच्छे से पार्ट फर्स्ट को समझ गए होंगे। सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में।